हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत है। हम करेंगे बीपीएससी पीजीटी और आरपीएससी के लिए होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है, बीपीएससी पीजीटी में भी 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं और आरपीएससी के एग्जाम में भी 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं। और एनीबडी, आपका कोई भी एग्जाम हो होम साइंस रिलेटेड किसी भी स्टेट का, सबके लिए क्लास बेनिफिट रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। आज के सेशन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, कपड़े बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम तकनीक कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन में है नमदा है, बुनाई है, निटिंग है, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग आंसर क्या हो जाएगा। तो पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, कपड़े बनाने के लिए, यानी कि जब कपड़े बनाए जाते हैं तो उसमें जो यूज किया जाता है ना, सबसे आपकी आम तकनीक क्या हो जाएगी, आपको ये बताना है। ऑप्शन में आपके नमदा, नमदा को हम फेल्टिंग भी कहते हैं, बुनाई यानी कि बीज, निटिंग हो जाएगी आपकी, और क्या है, मोर देन वन ऑफ द एबव एंड नन ऑफ द एबव। तो कौन सी मोस्ट कॉमन टेक्निक के अंतर्गत आ जाएगी, आप लोग बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि बुनाई। ठीक है, यानी कि वीविंग। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछा हुआ है आप लोगों से, निर्णय लेने का कार्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी कि डिसीजन कौन लेता है, व्यक्ति लेता है, तथा उसका प्रभाव केवल उसी पर पड़ता है, वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन में है नैतिक निर्णय, जिसको हम मोरल डिसीजन कहते हैं। अगला है आपका संज्ञानात्मक निर्णय, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत निर्णय, जिसको हम इंडिविजुअल निर्णय कहते हैं। और उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग क्या आंसर हो जाएगा इसका। देखिए, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निर्णय लेने का कार्य, मतलब एक व्यक्ति है, वो सिंगल पर्सन है, वो कोई डिसीजन ले रहा है, और जो भी डिसीजन वो किसी कार्य के लिए लेता है उसका जो इफेक्ट यानी कि प्रभाव होता है केवल उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो कि निर्णय लेता है, ना कि किसी अन्य व्यक्ति पर। तो ऐसा जो डिसीजन होता है वो आपका इंडिविजुअल डिसीजन कहलाता है, यानी कि व्यक्तिगत निर्णय। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो दूर दराज के क्षेत्रों में प्री स्कूल शिक्षा प्रदान करने वाला आईसीडीएस का प्रमुख क्षेत्र है, वो कौन सा है, ये बताना है आपको। आंगनबाड़ी है, क्रैच है, डे केयर सेंटर है, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो जो दूर दराज क्षेत्रों में आपका प्राइमरी स्कूल शिक्षा प्रदान करने वाला आईसीडीएस का प्रमुख क्षेत्र होता है वो आपकी आंगनबाड़ी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आईसीडीएस की स्थापना हुई थी 1975 में, तो ए भी आपको पता होना चाहिए। आईसीडीएस की फुल फॉर्म क्या होगी ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि इस विधि में लूपों की एक सतत श्रृंखला बनाने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी ऐसी विधि होगी जिसमें लूप्स आपके इस टाइप के बनते हैं। ठीक है, लूप्स किस में बनते हैं, अगर यही पता चल जाए तो क्या हो जाएगा, आपको आंसर ही पता चल जाएगा फिर। तो क्या होगा, इस विधि में लूपों की एक सतत श्रृंखला बनाने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है। किसमें, लूप्स आपके इस टाइप के बनते हैं। ठीक है, तो बुनाई कहलाएगा, वो फेल्टिंग कहलाएगा, निटिंग कहलाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो जो इस टाइप के जो लूप्स बनते हैं ना, इनको निटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निटिंग कहा जाता है, यानी कि फंदे जो आप बनाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात आपको ध्यान रखना है, जो कि आपकी बुनाई होती है, बुनाई में आपका वार्प और वेफ्ट आता है। ठीक है, क्या आता है, वार्प और वेफ्ट आ जाता है। जो वार्प का धागा होता है वो आपका लंबाई में होता है, जो वेफ्ट का धागा होता है वो आपके चौड़ाई में होता है। ठीक है, और जो फेल्टिंग मेथड होता है इसमें हम ताप और दबाव के माध्यम से बिना बुने हुए, यानी कि बिना कोई बुनाई किए हुए, केवल रेशे से आपका डायरेक्ट फैब्रिक बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, अगला है आपका निटिंग। निटिंग में आपके होते हैं कोर्स होता है और आपके वेल्स होते हैं। ठीक है, और एक चीज आपको इसमें और ध्यान रखनी है, जो आपकी बुनाई यानी कि वीविंग होती है, इसमें आपका इंटरलेसमेंट होता है। इंटरलेसमेंट आपका कैसा होगा, एक ये धागा, फिर एक इसके ऊपर से ये निकला, फिर इसके नीचे से निकलेगा, फिर इसके ऊपर से, इस टाइप से धागा।
जैसे आप लोगों ने वो देखा है जो चारपाई बुनी जाती है, ठीक है, जो चारपाई बुनी हुई होती है ना, वो आपका इंटरलेसमेंट का बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। उसमें क्या किया जाता है, इंटरलेसमेंट होता है। और जो आपका नेटिंग होता है, नेटिंग में इंटरलूपिंग की जाती है। ठीक है, क्लियर है आपको अब ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका कि मरासमस किसके कारण होता है, आपको ये बताना है, यानी कि मरासमस का रीजन क्या है होने का। प्रोटीन की कमी से होता है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा की कमी से, या कैल्शियम की कमी से, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि मरासमस किसके कारण होता है, मरासमस आपकी ऊर्जा के कारण होता है। ठीक है, ऊर्जा की कमी के कारण क्या होता है, आपका मरासमस होता है। बहुत से लोग इसका आंसर जो उपयुक्त में से एक से अधिक कई जगह दिया हुआ है, पर इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऊर्जा, एनर्जी हो जाएगा। और जो प्रोटीन की कमी से होता है वो आपका क्वाशियोरकर होता है। क्वाशियोरकर में क्या होता है, आपके जलीय सूजन आ जाते हैं जिसको एडिमा कहा जाता है। और मरासमस में क्या होता है, बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चों को मोस्टली होता है, इसमें हड्डियां उनकी दिखने लग जाती हैं जिसको सूखा रोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये बताना है आपको कि डैश, इधर आपका स्टार्टिंग में डैश था कि डैश लोगों के संग्रह का एक अमूर्त विचार है। ठीक है, क्या है, डैश लोगों के संग्रह का एक अमूर्त विचार यानी कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, और यह किसी साझा विशेषता तक सीमित नहीं है। ठीक है, नहीं ऑप्शन में, नहीं क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो आपको निगेटिव बताना है। ऑप्शन में आपके संचार, प्रसारक कार्यकर्ता, कम्युनिटी, एक से अधिक, या कोई नहीं। तो देखिए डैश लोगों का संग्रह का एक अमूर्त विचार है, अमूर्त विचार है। ठीक है, यह किसी एक साझा तक सीमित नहीं होता। कौन नहीं है, संचार तो हो जाएगा, प्रसार कार्यकर्ता भी हो जाएगा, कौन नहीं है, तो समुदाय नहीं होता है। तो निगेटिव पूछा था तो निगेटिव हमारा कम्युनिटी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो जिसमें ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, डैश वे पदार्थ हैं जिनका उपयोग खाद्य पदार्थों को मानव उपभोग के लिए असुरक्षित बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कि कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग इसलिए किया जाता है कि जो मतलब जो कंज्यूमर है अगर इस खाद्य उत्पाद का उपयोग करे, यूज करे, तो उसके लिए वो असुरक्षित हो जाए, सुरक्षित ना हो। पोषक तत्व मिलाएंगे तो और ज्यादा जो पोषक वो हो जाएगा, कंज्यूमर के लिए बेनिफिट हो जाएगा। मिलावटखोर होगा, मानक यानी कि स्टैंडर्ड होगा, या एक से अधिक, या कोई नहीं। तो जो मानक स्टैंडर्ड से तो इसका कोई लेना देना नहीं है। पोषक तत्व होगा नहीं इसमें क्योंकि असुरक्षित बनाने की बात हो रही है। तो एक ही आपका ऑप्शन बचता है, मिलावटखोर। तो ऑप्शन बी जो है उसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एडल्ट्रेंट यानी कि मिलावटखोर। तो अगर क्या करते हैं, मिलावट वाली चीजें ये होती हैं जिसमें जो आपकी कंपनी होती हैं या जहाँ से आपका मैन्युफैक्चर होता है कोई भी खाद्य पदार्थ, कोई भी प्रोडक्ट आपका, तो वो अपना पैसे बचाने के चक्कर में कुछ चीजें आपकी अच्छी चीजें, अच्छी गुणवत्ता वाली चीजें हटाकर उसमें से निम्न गुणवत्ता वाली चीजों को ऐड कर देते हैं, जिससे आपका भोज्य पदार्थ उपयोग में कई बार नहीं हो जाता और जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम यानी कि इसको कहा जाता है PFA अधिनियमित किया गया था, यानी कि कब अधिनियमित, कब बना था ये आपको ये बताना है। 1995 को, 1994 को, 1954 को, 1986 को, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम है यानी कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन जो आपका एक्ट है, जिसको हम शॉर्ट में PFA कहते हैं। PFA की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। ये जो एक्ट बना था, ये बना था आपका सन 1954 में। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कसूती किसकी प्रसिद्ध कढ़ाई है, ये बताना है आपको। ठीक है, यानी कि आपको ये बताना है कि कसूती कहाँ की फेमस एम्ब्रॉयडरी है, बंगाल की, पंजाब की, कश्मीर की, या एक से अधिक, या कोई नहीं। तो देखिए कसूती, बंगाल की फेमस तो आपकी कांथा होती है, कसूती नहीं होती है। ठीक है, बंगाल की फेमस कढ़ाई होती है आपकी कांथा, पंजाब की फेमस कढ़ाई होती है आपकी फुलकारी। ठीक है,
पंजाब की फेमस कढ़ाई क्या होती है? फुलकारी। और वहीं कश्मीर आ जाता है, कश्मीर का होता है आपका कसीदा। कसीदा। तो इन तीनों की फेमस कढ़ाई तो ये है, बंगाल का कांता, पंजाब की फुलकारी और कश्मीर का कशीदा। कसूती नहीं आ रहा है, तो इस हिसाब से आपका आंसर ऑप्शन ई बन जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आपका बात ये होती है कि कसूती कहाँ की फेमस एम्ब्रॉयडरी है। तो जो आपकी कसूती होती है, कसूती आपकी कर्नाटक की फेमस एम्ब्रॉयडरी होती है, ठीक है। कहाँ की? कसूती आपकी कर्नाटक की फेमस एम्ब्रॉयडरी है। तो अब आपका क्लियर है ये। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका कि डैश वह है जहां सदस्यों की कई पीढ़ियां एक साथ तक रहती हैं, ठीक है। एकल परिवार हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली। संयुक्त परिवार हो जाएगा, यानी कि आपकी ज्वाइंट फैमिली। या समाज, यानी कि सोसाइटी आ जाएगा। या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डैश वह होता है, तो संयुक्त परिवार यानी कि ज्वाइंट फैमिली ऐसी होती है जहां सदस्यों की कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। यहाँ दादी बाबा होंगे, इनके 4 बच्चे हो गए, ठीक है, फिर इनके बच्चे हो गए। तो यहाँ पे कई पीढ़ियां होती हैं जो एक साथ रहती हैं। और जो आपका एकल परिवार होता है, एकल परिवार में हस्बैंड वाइफ होते हैं और इनके बच्चे होते हैं, 2 बच्चे, ठीक है, 2 3 जितने भी हो वो उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। क्लियर है आपका बी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, यानी कि POCSO, जिसको हम पॉस्को भी कहते हैं, अधिनियम कब बनाया गया था, आपको ये बताना है। ऑप्शन में आपके 1986 है, 2012 है, 2030 है, और उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए, जो आपका पॉस्को अधिनियम बताता ना, यानी कि POCSO, क्या हो जाएगा आपका? POCSO की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है, यानी कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण। ये अधिनियम आपका बनाया गया था सन 2012, यानी कि 2012 के अंतर्गत आपका ये अधिनियम बनाया गया था। तो ऑप्शन बी जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक वयस्क भारी पुरुष श्रमिक को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये डाटा RDA का डाटा है, आप सबको पता है कि चेंज होता रहता है, ठीक है। ऑप्शन में 3800 है, 2875 है, 2000 है, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक वयस्क भारी पुरुष श्रमिक को प्रतिदिन, जो उस टाइम की आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। आंसर की के अकॉर्डिंग आपका ये आंसर है इसमें, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक प्रधान रेशा कौन सा है। प्रधान रेशा का मतलब है इधर स्टेपल फाइबर। तो आपको प्रधान रेशा का क्या है? स्टेपल फाइबर है ये। तो बताइए आप लोग, स्टेपल फाइबर कौन सा है इसमें? कपास है, फ्लैक्स है, जूट है, एक से अधिक, या कोई नहीं। देखिए, आपके जो फिलामेंट यानी कि जो आपके फाइबर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका स्टेपल फाइबर, एक होता है आपका फिलामेंट फाइबर। स्टेपल फाइबर होते हैं जो नेचुरल होते हैं, नेचुरल फाइबर आपके स्टेपल फाइबर कहलाते हैं। और ये आपके छोटे होते हैं, केवल सिल्क को छोड़ के। किसको? सिल्क को छोड़ के, ये बात आप ध्यान रखिए, किसको छोड़कर? सिल्क को छोड़कर सारे जितने भी आपके नेचुरल फाइबर होते हैं वो आपके स्टेपल फाइबर के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह फिलामेंट फाइबर होते हैं, फिलामेंट फाइबर के अंतर्गत आपका सिल्क आ जाता है। और सारे मैनमेड फाइबर यानी कि आर्टिफिशियल फाइबर आपके फिलामेंट के अंदर आते हैं। फिलामेंट फाइबर में आपके लंबे रेशे होते हैं, लंबे तंतु होते हैं, और स्टेपल फाइबर में आपके छोटे रेशे होते हैं। तो आपका कपास हो गया, फ्लैक्स हो गया, जूट हो गया, ये सारे आपके कैसे हैं? नेचुरल फाइबर है। और नेचुरल फाइबर जो होते हैं आपके सारे स्टेपल होंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, लोगों और मशीनों के बीच परस्पर क्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है। यानी कि जो आपके लोग यानी कि मनुष्य हो गए और मशीन के बीच का जो परस्पर अध्ययन है वो क्या कहलाता है? अर्गोनॉमिक्स कहलाएगा, इंजीनियरिंग कहलाएगा, कार्य सरलीकरण यानी कि वर्क सिंप्लीफिकेशन कहलाएगा, एक से अधिक, या कोई नहीं। तो जो आपका मैन और मशीन के बीच परस्पर क्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अर्गोनॉमिक्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, शैशवावस्था में पार्ट्यूनेट अवस्था होती है तो कौन सा टाइम पीरियड होता है पार्ट्यूनेट अवस्था का? जन्म से 10 मिनट तक, जन्म से 20 मिनट तक, जन्म से 30 मिनट तक, एक से अधिक या कोई नहीं। तो जो आपके शैशवावस्था में पार्ट्यूनेट अवस्था होती है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है आपका जन्म से लेकर 30 मिनट तक। तो ऑप्शन सी जो है आपका वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसे लगी, क्वेश्चन समझ में आए या नहीं। ये सारे आपके PYQ हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, धूप में सुखाना खाद संरक्षण की एक सबसे पुरानी विधि है। इसमें खाद संरक्षण का कौन सा सिद्धांत शामिल होता है? पीएच की कमी हो जाती है, पानी निकल जाता है उसका, या तापमान यानी कि टेम्परेचर कम हो जाता है, या एक से अधिक या कोई नहीं। तो बात आ रही है धूप में सुखाने की। तो जब धूप में किसी चीज को सुखाया जाता है अपने खास फूड को प्रिजर्व करने के लिए तो उसमें से पानी निकाला जाता है। ठीक है, यानी कि क्या किया जाता है आपका रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि मॉइस्चर को हटाया जाता है। तो जो आपका ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोशियोमेट्री बच्चे का मापन करने का उपकरण है। किसका उपकरण है ये बताना है। व्यवहार की समस्या का मापन करते हैं इसके अंतर्गत हम, या साथियों के साथ संबंध का, या माता पिता के साथ संबंध का, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका सोशियोमेट्री होता है ना, बच्चे का मापन करने का उपकरण होता है, इक्विपमेंट होता है। तो ये व्यवहार की समस्याओं का भी करता है मापन, साथियों के साथ बच्चों का संबंध कैसा है उसका भी करता है, माता पिता के साथ बच्चों का संबंध कैसा है इसका भी आपका मापन करता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन नहीं है? तो कौन सा आपका ह्यूमन रिसोर्स नहीं है ये बताना है आपको। दक्षता नहीं है, यानी कि क्या स्किल नहीं है, पैसा यानी कि मनी नहीं है, या आपका इंटरेस्ट यानी कि रुचि नहीं है। तो बताइए कौन सा मानव संसाधन आपका नहीं होगा। देखिए, एक होता है आपका मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेस, एक होता है आपका नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस जिसे कहा जाता है गैर मानवीय संसाधन। ठीक है, तो मानव संसाधन वो संसाधन होते हैं जो मानव के अंदर निहित होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की रुचि हो गई, उसकी क्षमता हो गई, उसकी भावना हो गई, उसका अवेयरनेस हो गया, जो भी होता है ना व्यक्ति के जो अंदर निहित होता है, उसका इंटरेस्ट हो गया। तो ये सब होते हैं आपके ह्यूमन रिसोर्सेस। और जो आपके नॉन ह्यूमन रिसोर्स वो होते हैं जो बाहर के वातावरण से होता है, जो हमें चीजें दिखाई देती है, जिसको हम छू सकते हैं। ठीक है, ये होता है आपका गैर मानव संसाधन। तो आपका पूछा है मानव संसाधन नहीं है, तो आपका दक्षता मानव संसाधन होती है, रुचि भी होती है, पैसा नहीं होता। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, पैसा यानी कि मनी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस दिशा में सैल्वेज, बताइए आप लोग सैल्वेज को क्या कहा जाता है? किनार जो होती है ना वही आपका सैल्वेज कहलाता है। तो किस दिशा में होती है सैल्वेज आपकी? ताने की दिशा में। ताने की दिशा को हम कहते हैं आपके वार्प की दिशा। ठीक है, बाने की दिशा यानी कि वेफ्ट की दिशा, दोनों में होती है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो किनार इस टाइप के होते हैं, जैसे आपका ये आपका कोई कपड़ा है, ये आपका क्या है, ये आपका कोई कपड़ा है। तो जो आपका ऐसा कपड़ा है तो इसके किनार आपके इधर साइड में ही तो होती है। तो किनार आपकी जब इधर है तो आपके इसी दिशा में क्या होती है, इसी दिशा में आपकी सैल्वेज आती है। तो इसे ही कहा जाएगा आपका ताना दिशा। ठीक है, यानी कि वार्प की डायरेक्शन में ये होता है, और वेफ्ट की डायरेक्शन आपकी इस टाइप से होती है। ठीक है, और वार्प की कैसे होती है, ऐसे। ये ताना होता है आपका और ये बाना साइड होता है। तो जिसमें आपका ऑप्शन ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लूटेन किस पौधे के स्रोत से प्राप्त होता है? चावल से, गेहूं से, सोया से, या एक से अधिक, या कोई नहीं। ठीक है, ग्लूटेन आपका चावल में तो पाया नहीं जाता है, गेहूं में पाया जाता है, सोया में भी नहीं होता है। तो ऑप्शन ए की बचता है आपका गेहूं यानी कि बी। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूटेन एक प्रोटीन होता है और गेहूं के प्रोटीन को क्या कहा जाता है, ग्लूटेन कहा जाता है।
जब लोग आटा सानते हो ना, आटा गूंदते हो, आटा को गूंदते हैं, तो क्या होता है आपस में सट जाता है, ठीक है। इसी वही ग्लूटेन के कारण ही, और ये फूल भी जाता है थोड़ा, मारने के बाद कुछ टाइम तक के लिए आप छोड़ दो तो ये इसमें फूल भी जाता है कुछ टाइम बाद ग्लूटेन के कारण। और ये जब आटा गूंथते हैं तो ये गूंथा ही जाता है केवल किसके कारण, ग्लूटेन होने के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, कपड़ा निर्माण की मूल इकाई क्या है, ठीक है। क्या है आपका, कपड़ा निर्माण, यानी कि जब कोई कपड़े का निर्माण होता है तो उसकी मूल इकाई क्या होती है। सूत होता है, फाइबर होता है, कपड़ा होता है, या एक से अधिक, या कोई नहीं। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो जो कपड़ा निर्माण की मूल इकाई पूछा हुआ है, ठीक है, किसकी, कपड़ा निर्माण की, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि फाइबर, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि बात हो रही है आपके कपड़े के निर्माण की, ठीक है, ना कि ये पूछा जा रहा है कि आपका धागा किससे बनता है, क्या कैसे होता है। तो इसमें आपका फाइबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आपसे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। क्या पूछा गया है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन में आपके 8 सितंबर, 8 अगस्त, 8 अक्टूबर, एक से अधिक, या कोई नहीं। तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे होता है वो आपका 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो जिसमें ऑप्शन ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव जीवन की किस अवस्था में हार्मोनल गतिविधियां बढ़ जाती हैं, यानी कि कौन सी अवस्था ऐसी होती है जिसमें जो हार्मोनल एक्टिविटी है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। बचपन होता है आपका यानी कि चाइल्डहुड, किशोरावस्था होता है यानी कि एडोलसेंट, वयस्कावस्था होता है यानी कि एडल्टहुड, मोर देन वन ऑफ द एबव एंड नन ऑफ द दीज, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो जो इसमें आपका मानव जीवन की अवस्था, तो कौन सी अवस्था होगी ये, जब हार्मोनल गतिविधियां ज्यादा होती हैं तो आपकी किशोरावस्था कहलाती है, ठीक है। तो जो ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कई जगह इसका आंसर ऑप्शन सी भी दिया हुआ है एडल्टहुड, बल्कि ऐसा नहीं है, इसका ऑप्शन बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश फाइबर को जादुई फाइबर कहा जाता है। तो कौन सा फाइबर ऐसा है जिसको जादुई फाइबर के नाम से जाना जाता है। ऊन को, रेशम को, नायलॉन को, एक से अधिक, या कोई नहीं। तो जो बताइए आप लोग, जादुई फाइबर यानी कि क्या कहा जाएगा आपका, जादुई फाइबर, मैजिकल फाइबर आपका कौन सा फाइबर होता है। जो आपका मैजिकल फाइबर होता है वो होता है आपका नायलॉन। तो ऑप्शन सी जो है इसमें वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और रेशम जो है इसको कहा जाता है रेशों की रानी, यानी कि फाइबर ऑफ जून कहा जाता है, ठीक है, रेशों की रानी। और जो कॉटन है, कॉटन को किंग कहा जाता है फाइबर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, कार्य सरलीकरण से गृहिणी बचत कर सकती है। तो अगर कोई स्त्री है या गृहिणी है वो कार्य सरलीकरण करती है यानी कि वर्क सिंप्लीफिकेशन करती है, तो उसको किस चीज का बचत कर सकती है। समय का करेगी, पैसा का करेगी, ऊर्जा का करेगी, एक से अधिक, या कोई नहीं। ऑप्शन देख लेते हैं हम इसका। अगर गृहिणी पैसे की बचत कर रही है, कोई चीज है, सामान है, वो बजट में खरीद रही है, सीजनल फ्रूट ले रही है, ऐसा नहीं कि अनार का सीजन नहीं है फिर वो महंगे महंगे अनार सेब खा रही है, अमरूद का सीजन है तो अमरूद ले रही है, ना कि और कुछ चीज ले रही है, ठीक है। तो अगर वो पैसे की बचत करती है ये तो अच्छी बात है, कार्य सरलीकरण करेगी तो पैसे की बचत भी वो कर सकेगी, यानी कि वर्क सिंप्लीफिकेशन करेगी। बॉल जैसे कोई ऑफर आया तो ऑफर में चीज लेने में सस्ती मिल जाती है, और वहीं आप नॉर्मल डेज में लो तो महंगा मिलता है आपका। और बजट बना के चलेगी स्त्री तो पैसे की बचत कर सकती है गृहिणी। इसी तरह समय आ गया, पैसा आ गया, पैसे वाला मैंने आपको बता दिया। इसी तरह आपका समय आ गया, टाइम आ गया, ठीक है। टाइम से कैसे सेव कर सकती है गृहिणी, की समय का बचत कैसे कर सकती है। जैसे कोई चीज है, जैसे आपको कोई चीज चटनी पीसनी है, सपोज दैट, आपको कुछ बनाने के लिए, मंगोड़े बनाने के लिए आपको दाल पीसनी, तो आप सिलबट्टे का यूज नहीं करोगे, क्योंकि अगर यूज करोगे तो उसमें आपकी एनर्जी ज्यादा जाएगी। आपकी पता चला थक तो आप केवल दाल पीसने में ही थक गए तो उसको बनाओगे क्या। तो क्या करेगी जो गृहिणी होगी, मिक्सर ग्राइंडर का यूज करेगी। इससे उसके समय का भी बचत होगा और उसके ऊर्जा दोनों की बचत होगी, ठीक है। तो समय, पैसा और ऊर्जा तीनों की बचत गृहिणी कर सकती है कार्य सरलीकरण के माध्यम से।
तो जिसमें ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन में निगेटिव वाला ऑप्शन है तो वही बताना है आपको। ऐसा ना हो क्वेश्चन फ्लो में आप पढ़ते चले जाओ और निगेटिव पढ़ना भूल जाओ। तो कौन सी ऐसी है जिसमें दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण नहीं है, यानी कि ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल एड आपका नहीं है। टेलीविजन आपका ऑडियो विजुअल होता है, कंप्यूटर भी आपकी ऑडियो विजुअल होती है, तो बुक नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि जो आपकी किताब यानी कि बुक होगी आपकी विजुअल हो सकती है पर ऑडियो नहीं होती। हालांकि अब ये हो चुका है कि आपकी जो बुक्स होती है वो भी आपकी ऑडियो विजुअल दोनों आने लग गई है मार्केट में, कुछ जगह पे देखी गई है। पर इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि किताब बुक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बचपन में अंधापन किसके कारण होता है, आपको ये बताना है। विटामिन बी की कमी से, विटामिन ए की कमी से, विटामिन सी की कमी से, एक से अधिक या कोई नहीं। तो आप लोग केवल एक बात ध्यान रखनी है, जो आपके आंखों से संबंधित जितने भी रोग होते हैं ना, आंखों से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो आपके विटामिन ए की कमी से होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बचपन में अंधापन आना, रतौंधी होना, केरेटोमलेशिया होना, ठीक है, जितनी भी आंखों से संबंधित बीमारी होती है तो विटामिन ए की कमी से होती है। और विटामिन ए आपको गाजर में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और जो विटामिन बी की कमी से आपका बेरी बेरी हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है विटामिन बी की कमी से, बेरी बेरी। इसी तरह विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी देखने को मिल जाता है। क्लियर है आपको ये। और विटामिन सी खट्टे पदार्थों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। खट्टे पदार्थों में भी रिच सोर्स जो होता है वो इसका आंवला होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, खट्टे पदार्थों में होगा, पर अगर आपका आंवला है तो आंवला सबसे रिचेस्ट सोर्स माना जाता है आपका किसका, विटामिन सी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका कि माँ के दूध में पीले रंग का तरल पदार्थ क्या कहलाता है। कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, कैल्शियम कहलाता है, एक से अधिक या कोई नहीं। अब देखिए आप लोग जो पढ़ते हो ना उसको उसका मतलब क्या शब्द होता है वो भी आपको अच्छे से देखना होता है, क्योंकि एग्जाम में देखो कैसे कंफ्यूज किया गया है इसमें। ऑप्शन में कोलेस्ट्रॉल भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, कैल्शियम है। जरा सा आप कंफ्यूज हुए आंसर वहीं आप गलत कर दोगे, बल्कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। तो माँ के दूध में जो पीले रंग का पदार्थ होता है वो कहलाता है कोलेस्ट्रॉल। आपको ध्यान रखना है लास्ट में आपका ट्रम आता है। ठीक है, क्या आता है, ट्रम आता है। इसमें बहुत सारी क्या होती है, इसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चे को किससे बचाते हैं, जो बच्चे को रोगों से, डिसीजेस से बचाते हैं और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं। क्लियर है आपको अब ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रबंधन प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है। तो बताइए आप लोग कि मैनेजमेंट प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप कौन सा हो जाएगा। नियंत्रण होगा यानी कि कंट्रोलिंग, मूल्यांकन हो जाएगा यानी कि इवेल्युएशन, योजना हो जाएगी प्लानिंग, या एक से अधिक या कोई नहीं। तो कोई भी मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है जो उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आपका प्लानिंग हो जाती है, यानी कि योजना। तो ऑप्शन सी जो है वो आपकी राइट आंसर हो जाएगी। कोई भी आपका मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है, कोई भी आपका मैनेजमेंट या कोई भी किसी तरीके का आप गोल्स को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, कोई भी गोल्स को प्राप्त कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो आप, तो उसके लिए आपकी प्लानिंग मजबूत होनी चाहिए। जिस हिसाब की प्लानिंग होगी उसी हिसाब से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो प्लानिंग आपकी बेस्ट होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है इसमें वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत की पारंपरिक हस्तकला नहीं है। अगेन आपसे निगेटिव वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको ये बताना है कौन सा आपका पारंपरिक हस्तकला यानी कि ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट नहीं है इंडिया में, यानी कि भारत में। महाराष्ट्र की वारली चित्रकला, केरल की नारियल शिल्प, असम का बांस शिल्प, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो कौन सी है आपकी भारत की पारंपरिक कला, हस्तकला नहीं है। तो महाराष्ट्र की वारली चित्रकला भी होती है आपकी, केरल की नारियल शिल्प भी होती है, बल्कि असम का बांस शिल्प नहीं होता है आपका। तो ऑप्शन सी जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको अब ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आप लोगों से कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन में आपके मधुबनी है, भागलपुर है, औरंगाबाद है, उपयुक्त में से एक से अधिक है और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो बिहार का एग्जाम होगा बीपीएससी वाला, तो इसमें क्वेश्चन मतलब बहुत चांसेस है कि बन सकता है। तो बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन यानी कि सिल्क के कपड़ों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। मधुबनी में होता है, भागलपुर में होता है या औरंगाबाद में होता है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि भागलपुर। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किसमें, भागलपुर को किस नाम से जाना जाता है आपका, सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे मलबरी सिल्क जो है वो फेमस है यहाँ का, ठीक है, इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का अंग का नहीं है। ऑप्शन में अंडाशय नहीं है, गर्भाशय नहीं है, शुक्रवाहिका नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो देखिए आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत आपका अंडाशय यानी कि ओवरी भी आता है, गर्भाशय यानी कि यूट्रस भी आता है। क्या नहीं आता है, तो शुक्रवाहिका नहीं आता है। तो ऑप्शन सी ही क्या हो जाएगा आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। जो आपको अपच यानी कि खाना ठीक से आपका डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उसका उपचार करना है, तो उसके लिए किस औषधि का, किस आपका किस दवा का यूज करना है। प्रतिजैविक का करेंगे, प्रति अम्ल का करेंगे, पीड़ाहारी का करेंगे, एक से अधिक या कोई नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि प्रति अम्ल। प्रति अम्ल को हम किस नाम से जानते हैं, प्रति अम्ल को एंटासिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रति अम्ल को क्या कहते हैं, एंटासिड भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो आपका ऑप्शन बी है यानी कि अपच का उपचार करने के लिए हम एंटासिड का यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में तिलहन उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है, ये बताना है आपको। तो बताइए आप लोग भारत में तिलहन उत्पादन से संबंधित जो क्रांति होगी वो कौन सी होगी। ऑप्शन में आपके पीली क्रांति है यानी कि येलो रिवोल्यूशन, स्वर्ण क्रांति है जिसको गोल्डन रेवोल्यूशन बोलते हैं, फिर आपकी भूरी क्रांति है और आपका उपयुक्त में से एक से अधिक है, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कोई नहीं, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा। तो जो आपके भारत में तिलहन, ठीक है, क्या हो जाएगा, तिलहन यानी कि ऑयल सेड का उत्पादन से संबंधित क्रांति होती है, उसको कहा जाता है आपका पीली क्रांति यानी कि येलो रिवोल्यूशन, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इसमें वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा रसोई क्षेत्र कार्य के दौरान अनावश्यक गति को कम करने में सहायक होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन में है आपके रसोई का उचित जोनिंग, बड़ी रसोई, सजावटी लेआउट या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा आपका किचन एरिया ऐसा होगा कार्य के दौरान अनावश्यक गति को कम करने में क्या करेगा, सहायता करेगा, यानी कि जो आपका अनावश्यक एक्टिविटी ज्यादा होती है ना, गैर मतलब की एक्टिविटी, उसको कम करने में सहायता। तो आपका हो जाएगा आपका प्रॉपर जॉइनिंग ऑफ किचन यानी कि रसोई की उचित जॉइनिंग, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इसमें वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाय में कौन सा सक्रिय यौगिक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, ये बताना है आपको। कैटचिन करता है, कैफीन करता है, टैनिन करता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो जो आपका चाय में एक्टिव कंपाउंड यानी कि आपका क्या एक्टिव कंपाउंड यानी कि सक्रिय यौगिक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जो आपका कार्य करता है वो होता है आपका कैटचिन, ठीक है। तो जो ऑप्शन ए हो जाएगा वो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, रेसवेराट्रॉल मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, आपको ये बताना है। अंगूर में पाया जाता है, सेब में पाया जाता है, खट्टे फल में पाया जाता है, एक से अधिक या कोई नहीं। तो जो आपका रेसवेराट्रॉल है ना आपका,
रेसवेराट्रॉल जो होता है वो मुख्यतः आपको अंगूर यानी कि ग्रेप्स में देखने को मिलता है। तो जो इसमें ऑप्शन ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन है आपका अदरक में, ये आपका अदरक नहीं, ये आपका अदरक है। तो अदरक में मतली रोधी, ठीक है, गुड़ के सक्रिय यौगिक के कारण होते हैं। मतली रोधी होता है आपका नोजिया। नोजिया क्या हो जाता है इसमें कि आपको मतलब वॉमिटिंग सा लगता है, जी मचलाना जिसको कहते हैं, जी मचलाना एक राइट वर्ड हो जाएगा आपका। तो आपका जी मचलाता है, वॉमिटिंग जैसा लगता है पर होती नहीं है वॉमिटिंग आपको, तो यही होता है आपका नोजिया। तो एंटी नोजिया आपके प्रॉपर्टीज होती हैं, किस आपके एक्टिव कंपाउंड के कारण होती हैं वो बताना है आपका अदरक में। जिंजरॉल के कारण, जिंजॉन के कारण, शोगाऑल के कारण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जिंजरॉल, जिंगोन और शोगोल तीनों होगा। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर इसमें हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका कि सल्फोराफिन किसमें पाया जाने वाला जैव सक्रिय यौगिक है, यानी कि जो आपका सल्फोराफिन है कौन सा बायोएक्टिव कंपाउंड में प्रेजेंट रहता है। ब्रोकली में, पत्ता गोभी यानी कि कैबेज में, फूल गोभी यानी कि आपका कॉलीफ्लावर में, एक से अधिक या कोई नहीं। तो जो आपका क्या हो जाता है, आपका जो सल्फरॉन है वो आपका किसमें होता है, इसमें पत्ता गोभी और फूल गोभी में होता है। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन डी जो है इसमें वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। तो आज की क्लास हमारी यही एंड होती है। आज की क्लास में हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको वीडियोस मतलब क्वेश्चन जो है समझ में आए या नहीं आए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास का फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, अपने लास्ट में कमेंट सेक्शन में वीडियो खत्म होने के बाद, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।